स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 10वीं का, ठीक है, किसका 10वीं का जो है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का एक सेट हम लोग देखेंगे और इस सेट से लगभग प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लास्ट तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो आइए हम लोग आ चुके हैं अब प्रश्न के ऊपर। तो प्रश्न दिया गया, कहता है कि 1789 में कौन एक राष्ट्र था जिसे संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का राज्य का आधिपत्य था, ठीक है। तो देखो 1789 में एक राष्ट्र था जो संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का कंट्रोल था। कौन सा था? तो वो राज्य था और राष्ट्र था फ्रांस, ठीक, फ्रांस है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है, कहता है कि अंग इटली और अंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो अंग इटली और अंग यूरोप दो भूमिगत संगठनों की स्थापना जो किया गया था वो मेजीनी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? मेजीनी के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर 4 में ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। चलिए हाँ, तो ठीक है ना। तो हम लोग बोले क्या कि अंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पे मेजीनी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे होगा जोसेपे मैत्सिनी होगा, ठीक है। मेजीनी नहीं होगा, मैत्सिनी होगा, ठीक है। तो इस जगह पे आप लोग मैत्सिनी देखिएगा, ठीक। आगे दिया गया, कहता है कि 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी जो किया गया था 1815 में, ठीक है, वो मेटरनिख किसके द्वारा? मेटरनिख के द्वारा किया गया था, ठीक। किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? तो गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया था किसानों के लिए? तो ये जो आंदोलन किया गया था वो था 1917 में। कब? 1917 में, ठीक है। चलिए, किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी? तो वो था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत, ठीक है। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। आगे प्रश्न है, कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है, ठीक। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1944 में किस सम्मेलन में की गई? तो किस सम्मेलन में किया था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था, ठीक। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है स्पिनिंग जेनिंग मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो स्पिनिंग जेनिंग मशीन जो था उस स्पिनिंग जेनिंग मशीन किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी? तो उसने कताई की प्रक्रिया में वृद्धि की थी, ठीक है। आगे प्रश्न दिया गया है, कहता है कि किसने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति प्रेम और सामूहिक अभिव्यक्ति प्रेम क्या है कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति प्रेस और सामूहिक के लिए लड़ाई है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है? तो नवीकरणीय योग्य संसाधन देखिए, जिसको हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं उसको नवीकरणीय कहते हैं। तो पवन ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, वन भी लगवा सकते हैं, जल बना सकते हैं ना। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन इनमें से कौन सा है? बन सकता है, पुनः बन सकता है, तो वो है ये इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। किस मृदा को
रेगर या रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। तो किस मृदा को रेगर या रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है? तो ये जो मृदा है आपका काली मृदा। कौन सा मृदा? काली मृदा। ठीक है, चलिए पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पूर्वी तट के नदी पर नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वो मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब आगे प्रश्न दिया गया है, कहता है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, आगे दिया गया है कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो दुनिया भर में जल की जो कमी बढ़ रही है वो है सूखा के कारण, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की बर्बादी, इनमें से सभी। तो देखो ये सब कार्य के कारण ही जल की कमी हो रही है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। किस प्रकार के मृदा में कपास की खेती होती है? तो किस प्रकार के मृदा में कपास की खेती होती है? तो काली मिट्टी मृदा में। ठीक है, काली मृदा में। ठीक, दो में सही होगा। रवि फसल को किस ऋतु में बोया जाता है? तो रवि फसल को जो बोया जाता है वो शीत ऋतु में बोया जाता है। कब? शीत ऋतु में बोया जाता है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो वो है अभ्रक के लिए। किसके लिए? अभ्रक। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है। आगे प्रश्न है, कहता है कि 1956 ईस्वी में श्रीलंका में जब कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? तो 1956 में जब श्रीलंका में कानून बनाया गया तो कौन सी बातों को जोड़ा गया था? तो उसमें जोड़ा गया था कि सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया जाए, सरकारी नौकरी में सिंहलियों का प्राथमिकता दी गई, बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। ठीक है, आगे दिया गया प्रश्न है, कहता है कि लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो जनता को माना जाता है। किसको? जनता को माना जाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ प्रश्न कहता है कि विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारियों के विवाद की स्थिति में कौन अधिनिर्णायक की भूमिका में निभाता है? ठीक है, अधिनिर्णायक की भूमिका में निभाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारतीय संघ में इस समय है, तो भारतीय संघ में कितने, जो ऑप्शन के अनुसार दिया गया है, तो भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं। आगे दिया हुआ प्रश्न कहता है कि सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक, क्या है? सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होता है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुसार सोच रखना क्या कहलाता है? तो सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, जो भी लोग सांप्रदायिक राजनीति करेंगे उसके दिमाग में धर्म के बारे में ही सोचते रहेंगे वो, और उनके दिमाग में चलेंगे वो सामाजिक, उसको लगेगा धर्म ही सामाजिक समुदाय है, और उसको धर्म ही लगेगा कि नहीं ये सामाजिक समुदाय है। ठीक है, तो इस प्रकार के सोच रखने वाले लोगों को सांप्रदायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया गया, कहता है कि इनमें से कौन लोकतंत्र देश है? तो लोकतंत्र देश के बारे में बात हुई है, सऊदी अरब, नाइजीरिया, भारत, और इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र देश भारत है। जब यहाँ पे देखा जाएगा सऊदी अरबिया, नाइजीरिया, तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन भारत ये जो है आपका लोकतंत्र देश है। निम्न में से मानव विकास का क्या अर्थ है? तो निम्न में से मानव विकास का जो अर्थ है वो है आपका बाबू, मानव में गुणात्मक सुधार करना। ठीक है, मानव में गुणात्मक सुधार करना, जो 3 में दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 2005 में आया था, आप लोग जानते हैं, है ना, 2005 में आया था। आगे दिया गया, कहता है कि निम्न में कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो वस्तु विनिमय का उदाहरण है, देखो ऑप्शन के अनुसार समझो, 1 गाय के बदले 5 बकरी का सौदा वस्तु विनिमय का उदाहरण है क्या? 1 गाय 2 को 10,000 में बेचना, बैंक से गाय प्राप्त करना,
गाय का दूध बेचना, वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय क्या कहते हैं, मतलब कि वस्तु विनिमय क्या था, तो वस्तु विनिमय ये था कि एक किसी वस्तु के लिए, सपोज मान लीजिए कि अभी यहाँ पे बताया ना कि उसने एक गाय लिया और 5 बकरी लिया, तो किसी वस्तु को दिया और वहाँ से कुछ प्राप्त किया, एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु लेना देना, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन होगा, माफ़ कीजिएगा वहाँ नहीं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन होगा कि एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ठीक है। आगे दिया गया है, देखिए आगे दिया गया है, कहता है कि ये सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है। क्या बोला, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जिस जगह पे जो बाजार के नज़दीक हो, जहाँ कम लागत पर अच्छे श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होगा, ठीक है। आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कौन शिकायत कर सकता है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो शिकायत कर सकता है उपभोक्ता करता है, ठीक है। कौन, उपभोक्ता करता है, ठीक। आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया है, तो ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साम्यवाद से क्या अभिप्राय है, साम्यवाद से क्या अभिप्राय है, तो दो अलग अलग मान्यताओं को, क्या बोला, दो अलग अलग मान्यताओं को उनकी भिन्नताओं तथा समानताओं को ध्यान में रखते हुए साथ लाने का प्रयास साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। क्या बोला, बोला कि दो अलग अलग मान्यता वाले लोग हैं, इसका मानना अलग है, इसका मानना अलग है, लेकिन उनकी विभिन्न जो भिन्नताएं हैं और समानताएं दोनों को ध्यान में रखकर एक साथ लाने का जो प्रयास करेगा उसी को साम्यवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अब दिया गया, कहता है कि फ्लाई शटल क्या है। तो फ्लाई शटल क्या है, तो देखिए फ्लाई शटल जो है, देखिए फ्लाई शटल बुनाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक यांत्रिक औजार था। क्या था, बुनाई के लिए जो बुनाया जाता है, बुनने के लिए एक आंतरिक औजार था। यह औजार क्षैतिज धागों को लंबवत धागे में पिरो देता था, या क्षैतिज धागे को किस में, लंबवत धागे में पिरोया करता था। दूसरा है, इसमें लिख सकते हैं कि इसे रस्सियों तथा पुलियों के सहारे चलाया जाता था। इसे रस्सियों के सहारे या पुलियों के सहारे चलाया जाता था, किसको, फ्लाई शटल को। फ्लाई शटल के प्रयोग से बड़े करघे चलाने तथा चौड़े अर्ज का कपड़ा बनाने में काफ़ी मदद मिली, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका लिख सकते हैं, फ्लाई शटल क्या था। नदियाँ, क्वेश्चन है, कहते हैं नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं। तो नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं, तो बांध सामान्यतः नदियों में बहते जल को रोकने, दिशा बदलने या बहाव पर नियंत्रण करने की एक युक्ति है, एक युक्ति है। मतलब बांध इसलिए बनाया जाता है कि नदी के बहाव को कंट्रोल करो, या फिर दिशा बदल दो, या ठीक है, या उसके बहाव को बदल दो, या जल को एक जगह पे जमा करो, ये होता है। इसके परिणाम जल स्वरूप जलाशय, झील या जलभरण बनता है, जिससे जल का उपयोग आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। और इस प्रकार से जलाशय बनता है, ठीक है, झील का निर्माण होता है, जलभरण जिसको जल जहाँ पे जमा किया जाता है भरने का होता है। इस प्रकार से अपने आवश्यकता अनुसार इसको हम लोग प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न दिया गया है, देखिए प्रश्न दिया गया, कहता है कि लोह खनिज तथा अलोह खनिज, जिसको धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज कहते हैं, ठीक है। तो लोह खनिज और अलोह खनिज क्या है, तो इस अंतर बताना है आपको। तो इसके लिए एक कॉलम हम लोग खींचेंगे, और एक साइड लोह खनिज जिसको धात्विक कहते हैं, और अलोह खनिज जिसको अधात्विक खनिज कहते हैं, ठीक है। तो लोह खनिज कहते हैं लोहे खनिज में कठोरता पाई जाती है। लोह खनिज में क्या होता है, कठोरता पाया जाता है। धात्विक खनिज में कठोरता पाया जाता है, जबकि इसमें कठोरता नहीं पाया जाता है। इसमें लोह खनिज भूरे रंग के प्रायः, मतलब अधिकतर जो होगा वो भूरे रंग का होगा। इसमें कई खनिज जो होगा कई रंगों में पाया जाएगा। लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइड आदि लोह खनिज का एग्जाम्पल है। किधर, लोहा धात्विक ऑक्साइड है, ठीक है। जस्ता, सीसा, सोना, अभ्रक, ये सब अधात्विक ऑक्साइड है, ठीक है, जिसको अलोह खनिज कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं आप। आगे दिया गया, कहता है नारीवाद आंदोलन क्या है। नारीवाद आंदोलन क्या है, तो नारीवाद आंदोलन वह आंदोलन होता है जो पुरुष और महिला के समान अधिकारियों और अवसरों के पक्ष में चलाए जाते हैं, अवसरों के पक्ष में चलाए जाते हैं। क्या बोला, नारी आंदोलन वह आंदोलन होता है जो पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार के लिए, मतलब कि नारी को भी समान अधिकार चाहिए और पुरुष को भी समान अधिकार चाहिए, ठीक
ठीक है। इसके लिए जो आंदोलन या जो अवसर या जो फिर अधिकारों के लिए जो अवसर लड़े जाते हैं, पक्ष रखा जाता है, उसी को हम लोग नारी आंदोलन कहते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि लोकतंत्र की कोई दो चुनौतियों को लिखें। तो लोकतंत्र की कोई दो चुनौती आप लोग को लिखना है। तो लोकतंत्र की दो चुनौती, पहला तो लोकतंत्र को वास्तविक रूप से कायम रखने और मजबूत करने की चुनौती होता है। पहला होता है कि लोकतंत्र को क्या है, चुनौती, मजबूत करने की चुनौती होता है। दूसरा, लोकतंत्र व्यवस्था का सभी वर्गों, समूहों और इलाके तक विस्तार की चुनौती, ठीक है। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र व्यवस्था का सभी वर्गों, समूहों और इलाकों तक विस्तार की एक चुनौती होता है। सभी वर्गों के लिए बराबर सभी क्षेत्रों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी चुनौती होता है। सतत पोषणीय विकास, धारणाएं विकास से आप क्या समझते हैं? तो सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था का विकास तो है, लेकिन पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाए तथा अपने आने वाले पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित रहें, ठीक है। जो संसाधन है वो सुरक्षित रहें, ये है सतत पोषण विकासीय की धारणा, ठीक है। आगे दिया हुआ वस्तु विनिमय प्रणाली की दोष कठिनाई बताइए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष और कठिनाइयाँ इस प्रकार से है। पहला है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग की कमी है, और दूसरा मूल्य के समान मापन की कमी है। स्थगित भुगतान के मानक में भी कमी है और मूल्य संचय की कमी है। तो ये सब कमी उसमें क्या होता है, वस्तु विनिमय में, मतलब कि आवश्यकता के दोहरे संयोग की कमी है। जिस प्रकार पर जिसको जितना जरूरत होता है उस हिसाब से नहीं। अगर देखिए, अभी एग्जाम्पल आपको बताए थे कि उसने एक गाय के बदले 5 बकरी खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम होता है, ठीक, ये सब कमी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया, कहता है ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था। तो अभी आपको बताए थे, एमसीक्यू में देखे थे, ब्रिटेन वुड्स समझौता में ही IMF, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको कहते हैं, ठीक है, ये स्थापित किया गया था। तो आइए इसको विस्तार पूर्वक हम लोग ब्रिटेन वुड्स को समझते हैं। तो ब्रिटेन वुड्स में क्या है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता का अर्थ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की विखंडित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से 1944 ईस्वी में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था। और अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था कब? 1944 में, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। और इस समझौते का उद्देश्य औद्योगिक विकास में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। और इसका जो ये समझौता हुआ था, इसमें था कि औद्योगिक विश्व में, ठीक है, औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता, जो आर्थिक स्थिरता में अप डाउन हो रहा है, उसको बराबर बनाए रखना और रोजगार देना, पूर्ण रोजगार देने की बनाए रखना था। युद्ध के पूर्व तथा युद्ध के दौरान सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई थी। आपको बताएं कि इसमें क्या स्थापना किया गया था, IMF इंटरनेशनल, चलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इंटरनेशनल मनी फाउंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। इस प्रकार युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया था। इसमें विकास बैंक का गठन कहने के माने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जो बाद में इसका नाम विश्व बैंक के नाम से जाना जाने लगा, जो अभी विश्व बैंक के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार ब्रिटेन वुड्स समझौता के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के माध्यम से युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया। इस कारण युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे प्रश्न दिया गया है, कहता है कि 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 1929 की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो टाट की बेरियां बना जाती थी, पटसन से टाट की बेरियां बनाई जाती थी। 1929 ईस्वी की महामंदी के कारण औद्योगिक उत्पादन में भारी कमी हो गई,
जिससे कारण बोरियों की मांग बहुत घट गई थी, जिसको बोरियों की मांग बहुत घट गई थी। ठीक है, पटसन की कमी से 60% की कमी हो गई। इससे पटसन उगाने वाले किसानों की स्थिति अत्यंत खराब हो गया था, वे कर्ज में डूब गए थे। ठीक है, तो पटसन क्या था कि पटसन से टाट की बोरियां बनाई जाती थी। ठीक है, और बोरियां जब 1929 में महामंदी आया तो जो उत्पादन कम हो गया। जब उत्पादन कम हो गया तो बोरियों की मांग घट गई। बोरियों की मांग घट गई तो फिर जो बोरियां उत्पादन वाले पटसन उत्पादन वाले लोग थे, बनाने वाला लोग था, वो कर्ज में डूब गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग उसका आंसर लिख सकते हैं। आगे प्रश्न दिया गया कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन की बजाय हाथ से काम करना वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? तो उद्योगपतियों ने श्रमिकों की कमी या वेतन मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं था जिन पर ज़्यादा खर्च आने वाला हो। दूसरा है कि जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। मतलब कि जिस जगह पे मौसम के अनुसार क्या हुआ, उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा, तो उस हिसाब से अपना लेबर जिसको मजदूर है उसको बढ़ाएंगे घटाएंगे। ठीक है, इसीलिए इस पे याद रखता था। दूसरा, बाजार में अक्सर डिजाइन और खास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी। इन्हें बनाने के लिए आंतरिक प्रौद्योगिकी की नहीं बल्कि इंसानी पुण्यता की ज़रूरत होती थी। तो देखो, बाजार में अलग अलग डिज़ाइन बनाना पड़ता था, और मशीन में क्या था कि एक बार डालिएगा तो एक ही डिज़ाइन बनेगा। तो उस हिसाब से जो मजदूर जिसको कहते हैं मजदूर निपुणता बहुत आवश्यक होता था। ठीक है, तो ये था 19वीं सदी में यूरोप उद्योगपतियों के द्वारा हाथ के मशीनों की जगह पर हाथ से बनाए मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले मजदूर पसंद थे। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता निम्न है। पहला है कि भारत में कृषि के अंतर्गत खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक होता है। कृषि में पशुओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो देखिए, भारत में कृषि क्यों बहुत ज़रूरी है, तो ये यहाँ सब कुछ बताया जा रहा है आपको। ठीक है, भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भर होता है। जो भारत में कृषि होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है मानसून के ऊपर। अनेक फसलों का उत्पादन विस्तृत क्षेत्रों में होता है, और अनेक फसलों का उत्पादन जो है वो वृहद पैमाने पर बड़े क्षेत्रों पर किया जाता है। जोतों का आकार काफ़ी छोटा होता है। जो जोता जाता है उसकी आकार बहुत काफ़ी छोटा होता है। उत्पादकता कम है। उत्पादकता क्या है? कम होता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करती है, और ये जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कहता है कि सड़क परिवहन के गुण बताइए, या सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों है? तो सड़क परिवहन अन्य परिवहनों के माध्यम में ये क्यों उपयोगी है? तो देखो, सड़क परिवहन जो है ना, अन्य साधनों की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है। ठीक है, सड़क बनाने में बहुत कम पैसा लगता है। सड़कों को दुर्गम स्थानों तक पर भी बनाया जा सकता है। सड़कों को उस स्थान तक भी बनाया जा सकता है जहाँ पे पॉसिबल नहीं है ट्रेन बिछाना, पटरियों को बिछाना। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे सड़कों के दुर्गम स्थानों पर बनाया जा सकता है। सड़कों को नगरों, गांवों, मोहल्लों, गलियों में भी बनाया जा सकता है। सड़क हर जगह पे बनाया जा सकता है। ठीक है, सड़कें छोटी दूरी के लिए यात्रियों का माल परिवहन के लिए उत्तम संसाधन है। सड़क जो है छोटी दूरी के लिए यात्रियों का माल ढोने के लिए उत्तम संसाधन के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, आगे फिर आप इसमें देख सकते हैं, दिया हुआ है कि सड़कों जल्दी खराब नहीं होती है। ये सड़क जो होता है वो जल्दी खराब नहीं होता है। और जो दूसरी बात कि जल्दी खराब होने वाले वस्तुओं को भी सड़क परिवहन के माध्यम से जल्दी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सड़क परिवहन अन्य परिवहन संसाधनों जैसे रेल, समुद्री पतन, वायु पतन आदि का सामान एवं यात्रियों को पहुंचाने का सबसे उपयोगी साधन माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सड़क परिवहन के गुण हैं और बहुत अच्छे हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया है, कहता है कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक तथा एक नैतिक कारण बताइए। तो युक्तिपरक और एक नैतिक कारण आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, भारत में सत्ता के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत एक ही स्तर की सत्ता को सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका और न्यायपालिका में विभाजित किया गया है तथा ऊर्ध्वाधर वितरण के अंतर्गत सत्ता के केंद्र सरकार को और राज्य सरकार के बीच बांट दिया गया है। इसके साथ ही सत्ता के विभिन्न सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी की सुनिश्चित की गई है। इससे हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था के द्वारा सत्ता में हिस्सेदारी निश्चित की गई है। आरक्षित चुनाव क्षेत्र इस तरह के सभी सत्ता विभाजन का एक उदाहरण है, ठीक है। आगे इस प्रकार भारत में सत्ता की हिस्सेदारी एक क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वितरण इसका नैतिक तर्क है। दूसरी ओर आरक्षण व्यवस्था द्वारा विभिन्न सामाजिक समूहों को सत्ता में साझेदारी देकर समूहों के बीच टकराव को कम करने का युक्तिपरक कारण है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। आगे दिया गया, कहता है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मान सकते हैं, या फिर राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण गुण भी है जिसके कारण लोकतंत्र अवस्थित है। और राजनीतिक परिशिक्षक, तो राजनीतिक दल जनता के लिए राजनीतिक परिशिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इससे जनता की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि होती है। दूसरा, लोकतंत्र का आधार, राजनीतिक दल लोकतंत्र की सफलता का मार्ग प्रसार करते। राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। संविधान में विश्वास, और प्रत्येक राजनीतिक दल संविधान और असंविधान तरीकों पर अडिग रहता है, मतलब कि संविधान और असंवैधानिक, ठीक है, संविधान और असंवैधानिक जो है उसके ऊपर नहीं डिगे रहेंगे, संवैधानिक बातों पर डिगे रहेंगे। वे चुनाव परिणामों को स्वीकार करते हैं, भले ही उनके पक्ष में नहीं हो। और ऐसा है कि इसमें जो राजनीतिक दल होते हैं, अगर वो हार भी जाते तो स्वीकार करते हैं। वे चुनाव पर विश्वास करते हैं तथा चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे दिया गया, कहता है कि भारत में तृतीय क्षेत्र के महत्व का कारण बताइए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तृतीय क्षेत्र का आधुनिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसके बिना प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास अधूरा है। इसके महत्व में निम्नांकित तर्क दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो निम्नांकित तर्क दिए जा सकते हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन वस्तुओं का वितरण तृतीय क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध परिवहन पर निर्भर करता है। वस्तुओं, दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि वस्तुओं तथा त्वरित स्थानांतरण में संचालन की भूमिका प्रमुख भूमिका है, जो तृतीय क्षेत्र का विषय है। तृतीय क्षेत्र व्यापार के लिए अवसंरचनात्मक आधार प्रदान करता है। राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र के योगदान में लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय का व्यवहार के रूप में सरल कार्य करता है, ठीक है। तो वस्तु विनिमय की जगह पर यहाँ पे मुद्रा कार्य करता है। वस्तु विनिमय का कार्य मुद्रा करता है। मुद्रा दीजिए, उधर से कुछ वस्तु लीजिए, ठीक है। तो ये होता है। व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए मौद्रिक मुद्रण का निर्धारण आवश्यक होता है। यह कार्य मुद्रा के द्वारा होता है। मजदूर, पेंशन आदि का भुगतान एक समय के बाद होता है। इस तरह के आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा के माध्यम से स्थगित भुगतान विश्वसनीय तरीके से होता रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति लोगों की क्रय शक्ति तथा प्रति व्यक्ति आय में मालूम होता है। इस आकलन में मुद्रा की प्रमुख भूमिका मानी जाती है, ठीक है। तो देखिए, वीडियो आपको बोले थे कि लंबा हो जाएगा और वीडियो लगभग आधा घंटा का हो चुका है, ठीक है। आधा घंटा का हो गया तो वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे लंबा, लेकिन चलिए जो कुछ प्रश्न बच गया है, ठीक है, इसको हम लोग इसके लिए एक अलग पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है। और वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, वॉच कीजिएगा लास्ट तक। और बाबू लोग, आप लोग को बताते चले कि आप लोग का जो भी है बीच में प्रश्न बताए कि अधिकतर प्रश्न बोलने का माने कि हम खुल के नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि अधिकतर प्रश्न इसी के अंदर से पूछा जाएगा, ठीक है।
क्योंकि दिक्कत है, खुल के बोलना भी हमारे लिए बहुत समस्या हो सकता है, इसीलिए ये अधिकतर प्रश्न इसी के अंदर से आएंगे, इसीलिए आप लोग इसे फुल वॉच करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद।